हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। आ जाइए फ्रेंड्स, आपका टाइम हो चुका है। यहाँ पर हम क्लास कर रहे हैं। सभी को गुड इवनिंग है, शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम यहाँ पर पवन सीरीज़ कर रहे हैं। पवन सीरीज़ का आपका पेपर 1 कर रहे हैं। आप जुड़े हैं शालिनी क्लास साथ। मैं हूँ शालिनी। सभी का यहाँ पर स्वागत है। आप वीडियो को एंड तक देखने का प्रयास जरूर करिए। आपकी ये चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध आपका पेपर 1 है, जो कि आप सभी इसके बारे में पूरी डिटेल जानते हैं। 50 नंबर का यह पेपर है। आज हमारी इस टॉपिक को लेकर क्लास दूसरी पेपर 1 मैंने आपको कल मतलब कि 30 प्रश्न से करवा दिए थे। हम 30 प्रश्न के आगे शुरुआत करेंगे। चलिए चलते हैं फटाफट में क्वेश्चन पे। बहुविकल्पी हम कर रहे थे। हमें आज की जो शुरुआत करनी है वो अपने 30 प्रश्न से करना। आप एक एक प्रश्न को देखिए और फटाफट उसके आंसर आराम से बताइएगा कि क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, कोई दिक्कत होती है फिर हम आपको बताएंगे। तो ये है 31 क्वेश्चन आज का। यहाँ पर 2016 में प्रश्न पूछा गया है कि बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन किसका है। ऑप्शन 1 दिया है टीपी नन को, ऑप्शन बी दिया है कॉर्नबैक को, ऑप्शन सी दिया है मरे को, ऑप्शन डी दिया है रॉस का। तो 31 आपसे पूछ रहा है कि बचाव निदान का एक उच्चतम स्तर है, यह कथन किसका है या किसने कहा है। 31 के लिए क्या परफेक्ट होगा, आप किसको चूज़ करेंगे, फटाफट आंसर करिए। ये हमने इससे पहले भी कई बार पढ़ लिया है। आपको कई सेमेस्टर में ये डेफिनीशन या कथन वाले आए हैं। तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए कि आपका डी ऑप्शन सही है, जहाँ पर रॉस की बात आ रही है कि कथन वाले स्तर की जो बात है वो 31 में डी होगा। नेक्स्ट 32, शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है। ये भी 16 में पूछा गया प्रश्न है। किसने कहा है, तो ये है कोरे साहब ने कहा है, स्टीफन एम कोरे, स्किनर, रायबर्न, वुड्रो। शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया गया था। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, फटाफट आंसर बताइए। 32 में क्या सही है, तो हम सभी जानते हैं कि राइट आंसर है एम कोरे ने कहा। यह भी 16 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट 33, कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समाधान के लिए जो शोध किया जाता है वह क्या कहलाता है। डीलेट 16 में पूछा गया प्रश्न है। मौलिक शोध, ऐतिहासिक शोध, क्रियात्मक शोध, वैज्ञानिक शोध। कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समाधान हेतु किया जाने वाला शोध क्या कहलाता है। तो 33 में आज का राइट आंसर क्रियात्मक शोध है, क्योंकि यहाँ पर हमको कार्य की बात हो रही है, काम करने की बात हो रही है, कार्य क्षेत्र की बात हो रही है। आगे बढ़िए इसी के साथ। नेक्स्ट, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष होते हैं। 1 पक्ष, 2 पक्ष, 5 पक्ष, 4 पक्ष। डीएड 2016 में पूछा गया प्रश्न है। शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार कितने पक्ष होते हैं, तो 4 पक्ष होते हैं। ठीक है, वो 4 पक्ष कौन कौन से होते हैं, क्या आप उनका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप लोग की कितनी प्रिपरेशन हुई ये पता चलेगी। तो ये तो मैं आपको करवा रही हूँ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो उसका आप रिप्लाई ज़रूर करें। और मैं देखती हूँ कि कौन गर्ल्स कौन बॉयज़ का रिप्लाई करते हैं। आपका कितना प्रिपेयर है इससे पता चलेगा। नेक्स्ट देखिए 35, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। कोठारी आयोग, एनसीईआरटी, यूजीसी और मुदालिर आयोग, जो कि आपने डीलेट सेकेंड सेमेस्टर में काफ़ी इनके बारे में कुछ जानकारी पढ़ी हुई है। बताइए 35, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है या कथन किसका है, तो एनसीईआरटी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए। नेक्स्ट, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, यह शिक्षा की संपूर्ण प्रणाली का आवश्यक अंग है, शिक्षा के उद्देश्य के साथ पूर्ण रूप से संबंधित भी है। यह कथन किसका है, कोठारी कमीशन का, नई शिक्षा नीति का, मुदालिर आयोग का, राममूर्ति कमेटी का। आंसर करिए। ये फिलहाल आपके पेपर में अभी तक तो नहीं आया हुआ है। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, हाँ बिल्कुल सही है। शिक्षण की संपूर्ण प्रणाली का एक आवश्यक अंग भी है और शिक्षा के उद्देश्य को पूर्ण रूप से संबंधित भी कहा जा रहा है इसको। तो 36 में आपका एक ऑप्शन बेस्ट है, वो है कोठारी कमीशन का। 36 के अगर आप ए चूज़ कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आगे बढ़िए। 37, मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उसे मानकर चला जाता है, या कथन किसका है। टॉर्गर्स एडमस का, रैमस गेस का, क्वालिन या हन्ना का और एनसीईआरटी का। आंसर बताइए 37। आपके पेपर में फ़िलहाल ये भी नहीं आया, बहुत टफ नहीं आते हैं, शरीर में कुछ भी दे देंगे लेकिन आपके पेपर में नहीं आएंगे। तो राइट आंसर है बी, रैमर्स और गेस का। ठीक है, आगे बढ़िए फ्रेंड्स। इसी के साथ देखते हैं 38, मूल्यांकन अनुरूप है, मूल्यांकन किसके अनुरूप है। ऑप्शन 1 है उद्देश्यों के अनुरूप है, ऑप्शन बी जो है प्रविधि के अनुरूप है, विधि के अनुरूप है, सिद्धांतों के। मूल्यांकन किसके अनुरूप है, ये भी प्रश्न आपके पेपर में फ़िलहाल नहीं पूछा गया है। 38 में क्या सही होगा, तो एक ऑप्शन है वो विधि के अनुरूप है, विधियों के हिसाब से चलता है, विधियां का इस्तेमाल हर स्तर के हिसाब से किया जाता है। आगे बढ़िए 39,
मूल्यांकन को उपकरण व प्रविधियों के उद्देश्य के अनुरूप विभाजित किया जाता है तो कितने वर्गों में? 4 वर्गों में, 6 वर्गों में, 8 वर्गों में, 2 वर्गों में। मूल्यांकन को उपकरण व प्रविधियों के उद्देश्य के अनुरूप बांटा गया है तो वो कितने में बांटा गया है? तो 39 के लिए सी ऑप्शन होगा 8 वर्गों में। ठीक है, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे बढ़िए, मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष है तो वो क्या है? घटनाओं का ज्ञान, चारित्रीकरण, प्रतिक्रिया करना, स्वाभाविकरण। मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष क्या है? आंसर बताइए 40 में फटाफट। राइट आंसर क्या होगा? मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष क्या है? तो हम जानते हैं कि डी ऑप्शन सही है, स्वाभाविकरण। डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, मैंने आपको 5 मिनट में 10 प्रश्न करवा दिए। 31 से हमने शुरुआत की थी। क्लास पसंद आ रही तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। 41 में आइए, शैक्षिक उद्देश्य को बालकों के द्वारा किस सीमा तक प्राप्त कर लिया है यह ज्ञात करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को मूल्यांकन की संज्ञा दी जाती है। मूल्यांकन की यह परिभाषा किसने दी है जो कि आपके पेपर में नहीं पूछी गई है? तो यहाँ पर टोगरसन, एडम्स, डंडेकर, डब्ल्यू रायस्टोन, बेडफील्ड, मार्डोक। आंसर करिए। तो राइट आंसर डंडेकर साहब ने कहा। इन्होंने कई सारे और भी कथन कहे हैं, देखते हैं हमें कितने मिलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन प्रक्रिया का आवश्यक अंग नहीं है? शैक्षिक उद्देश्य, व्यवहारिक परिवर्तन, सीखने के अनुभव, छात्रों की योग्यता का वांछित स्तर। 42 आंसर बताइए क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन प्रक्रिया का एक इसमें ऐसा सेक्शन दिया गया जो इम्पोर्टेंट नहीं है, नेसेसरी नहीं है? शैक्षिक उद्देश्य नेसेसरी नहीं होता, व्यवहारिक परिवर्तन नेसेसरी नहीं होता, सीखने के अनुभव नहीं होते। तो यहाँ पर मूल्यांकन प्रक्रिया का जो एक आवश्यक अंग नहीं है वो छात्रों की योग्यता का वांछित स्तर, सीखने के अनुभव, शैक्षिक उद्देश्य, व्यवहारिक परिवर्तन। तो मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि सीखने के अनुभव के बेस पे हम उसका टेस्ट लेते हैं। हम उद्देश्य को जांच के सोचते हैं कि कितने मतलब किस तरीके की सोच है, कितने परिवर्तन आए, इसका जांच करते हैं। लेकिन योग्यता और वांछित स्तर ये थोड़ा मैच नहीं खा रहा है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। 43 भौतिक मापन है। भौतिक मापन कैसा होता है? निश्चित, अनिश्चित, स्थिर, अस्थिर। ये भी नहीं पूछा गया आपसे पेपर में। 43 भौतिक मापन कैसा? मैं आप सभी को पवन की सीरीज से मैंने हिंदी और कंप्यूटर 2 सब्जेक्ट तो करवा दिए हैं। आपको आज ये तीसरा मैंने कल से शुरुआत की हुई है। आपको इसी तरीके से आपको पहले पवन मैंने स्टार्ट किया है, तो इसी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट से पहले पवन और उसके तुरंत तत्काल राधन, फिर पेपर। और मैराथन क्लासेस जिन जिन सब्जेक्ट की हो पाएगी, जो मैंने नोट्स बनाई हुई है, पेड नोट्स जो है लास्ट वाली एकदम फाइनल मैंने नोट्स आपकी बनाई थी, मैं आपको पूरा प्लानिंग तक चीज़ें करवाऊंगी। लेकिन आप लोग की प्रेजेंस ना होने के कारण मुझे डिमोटिवेशन मिला, सो मैंने फिर नहीं वर्क किया। लेकिन एट द एग्ज़ाम है तो कोशिश रहूँगी कि जितना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उतना कर सकूँ। तो वो चीज़ें हैं, तो मैं उस नोट से आपको बहुत कुछ कवर लास्ट में एक बार थ्योरी पूरा सेशन करवाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। 43 बताइए। तो 43 का आपका बी ऑप्शन यहाँ पर होगा स्थिर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मूल्यांकन व्यक्ति अथवा समाज या दोनों दृष्टि से अच्छा है अथवा वांछनीय है उसे मानकर चला जा सकता है या चलते हैं, तो किसने कहा है? रैमर्स एंड गेज ने, एडम्स ने, कोठारी आयोग ने, रॉस ने। ये भी आपके पेपर में नहीं आया है। तो राइट आंसर क्या होगा फटाफट बताइए। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि आपका ए ऑप्शन सही है, रैमर्स और गेज ने। ठीक है, 44 हो गया। 45 पे चलते हैं। दक्षता आधारित मूल्यांकन है। दक्षता आधारित मूल्यांकन क्या है? तो आप कह सकते हैं कि सतत मूल्यांकन, व्यापक, दोनों, ये सभी। दक्षता आधारित मूल्यांकन क्या है? चलिए बताइए, फटाफट आंसर करिए कि दक्षता आधारित मूल्यांकन क्या है। तो हम जानते हैं कि दक्षता आधारित मूल्यांकन की जो बात कह रहा है वो आपका सी ऑप्शन सही है। सतत और व्यापक दोनों इसके अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, अच्छा प्रश्न है। 46 भावात्मक पक्ष में उद्देश्यों को शामिल किया जाता है। जो भावात्मक पक्ष हैं, इमोशनल फैक्टर्स होते हैं, उनके उद्देश्य में शामिल किया जाता है मान्यताओं को, अभिवृत्तियों को, चारित्रिक गुण को, और ये सभी को। तो 46 में क्या सही होगा? तो यहाँ पर हम जानते हैं कि मान्यताएं भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं, चारित्रिक जो कैरेक्टर्स होते हैं वो भी शामिल होते हैं, और अभिवृत्तियाँ भी, क्योंकि भावनाएं हैं इसमें। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन अच्छा है, आने की उम्मीद तो है। 47 प्राथमिक कक्षाओं में किस मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है? जांच सूची का, संचयी आलेख का, निरीक्षण का, रेटिंग स्कूल का। प्राथमिक कक्षाओं में किस मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है? फटाफट आंसर बताइए कि 47 में क्या सही होगा। आंसर करिए। प्राथमिक कक्षा, छोटे बच्चों की कक्षा की मूल्यांकन प्रविधि हम किसका? जांच सूची, संचयी आलेख, रेटिंग स्कूल नहीं, निरीक्षण करेंगे उनका।
ठीक है, उनके हर एक पहलुओं पर ध्यान रखेंगे, उनको टेस्ट करेंगे। आगे बढ़िए। प्रश्नावली सूची संबंधित है परिपृच्छाकार से, मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण से, साक्षात्कार से, इनमें से कोई नहीं। प्रश्नावली सूची जो होती है, प्रश्नों की लिस्ट जो होती है, वो किससे कनेक्टेड होती है, बता सकते हैं? साक्षात्कार का प्रश्न से क्या मतलब? वो तो इंटरव्यू है, ज़रूरी थोड़ी ना रूबरू भी मिलना भी होता है, आमने सामने की मुलाकात भी आ जाती है इसमें। मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण, वो तो मन के विज्ञान को जाने। प्रश्नावली सूची जो होती है वो परिप्रेक्ष्य आकार की होती है, ठीक है, जिसमें काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, या कह सकते हैं कि जो छाया है, जो प्रतिछाया है, उसके हिसाब से कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, या उसके स्वरूप को देखते हुए आप कैसे प्रश्न उससे पूछ रहे हैं या कर सकते हैं, ये चीज़ें। आगे बढ़िए। नेक्स्ट, साक्षात्कार संबंधित होता है किससे? प्रश्नों से, चित्रांकन सूची से, अनुसूची से और प्राप्तांक के पत्र से। साक्षात्कार किससे रिलेटेड होता है? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये साक्षात्कार ना अनुसूचियों से होता है, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। 50 पे आइए। अशाब्दिक निर्धारण मापनी है, कौन है? निर्धारण मापनी, स्थित, आंतरिक संगति मापनी और आप निर्धारण विधि। अशाब्दिक निर्धारण मापनी, अशाब्दिक निर्धारण मापनी में क्या आएगा? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपका निर्धारण मापनी तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अशाब्दिक इंक्लूड हो, स्थायी तो बिल्कुल नहीं, संगीत मापनी की कोई बात ही नहीं है, आत्म निर्धारण विधि है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए। नेक्स्ट 51, उत्तम परीक्षण की विशेषताएं क्या होती? वैधता, व्यवहारिकता, विश्वसनीयता, ये सभी। तो 51 मैंने आपको 20 प्रश्न करवा दिया, अब बारी है हमारे 10 प्रश्न की। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं इसी के साथ। 51 पे कह रहा है कि उत्तम प्रशिक्षण की विशेषताएं जो हैं वो क्या हैं? तो हम सभी जानते हैं कि ये डी वाला ही होगा, क्योंकि विश्वसनीयता भी आएगी, बिलीव, वैलिडिटी, व्यवहारिकता, सब कुछ इन्वॉल्व होगा। तो 51 का डी आप सभी का होगा करेक्ट। आगे बढ़िए। 52, शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधित हैं, पूरक हैं, आवश्यक हैं, घनिष्ठ हैं, इनमें से कोई नहीं। आंसर आप बताइए कि क्या होगा? शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन एक दूसरे से संबद्ध हैं। 52 में क्या सही होगा? तो घनिष्ठ तरीके से संबंध है, ठीक है, पूरक नहीं कहेंगे, आवश्यक भी नहीं कहेंगे, ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही घनिष्ठ संबंधित हैं। आगे बढ़िए। 53, मूल्यांकन के द्वारा ज्ञात किया जाता है। मूल्यांकन के द्वारा हम क्या ज्ञात करते हैं? व्यक्ति के अधिगम स्तर को, छात्र के अधिगम स्तर को, समाज के अधिगम स्तर को, ये सभी। जब कभी किसी बच्चे का अगर किसी स्तर के हिसाब से मूल्यांकन हो रहा है, एनालिसिस किया जा रहा है, तो उसमें क्या चीज़ फाइंड की जाती है? 53 क्वेश्चन सीरीज के हिसाब से फिलहाल बहुत अच्छे थी, आपका पेपर 1 तो काफ़ी बढ़िया तैयार होगा। तो 53 में आपका सी ऑप्शन होगा कि छात्र के अधिगम स्तर से हम उसका मूल्यांकन काफ़ी बढ़िया तरीके से करते हैं, जो काफ़ी हेल्पफुल होता है, उनको सीखने में बहुत मदद करता है, ठीक है, मूल्यांकन। तो वैसे हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, मूल्यांकन उपकरण को कहा जाता है। मूल्यांकन उपकरण को हम क्या कहते हैं? वैध, अवैध, दोनों, कोई नहीं। मूल्यांकन के जो उपकरण होते हैं उनको हम वैध कहते हैं। तो 54 में ए ऑप्शन सही होगा। आपने अगर ए ऑप्शन चूज़ किया तो आपका भी करेक्ट है। यहाँ तक बात क्लियर है? अब मैं फटाफट काम करना शुरू करूँगी, क्योंकि काम बढ़ जाएगा। आवाज़ें बहुत होती हैं मेरे साइड में, ये मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं, फटाफट देखते हैं, कोशिश करेंगे। 55 में निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधि नहीं है? तो यहाँ पर परीक्षण, पुनः परीक्षण, मानक त्रुटि, अर्ध विच्छेदन, समांतर प्रारूप विधि। निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधि नहीं है? बताइए आप किसमें क्या नहीं ज्ञात करने को आपको दिख रहा है कि हाँ इससे चीज़ें नहीं हैं? आंसर करिए फटाफट, आप लोग की तैयारी हो, पेपर आप परेशान ना हो जाएगा बढ़िया। आंसर करो कि क्या सही होगा इसके लिए, कौन सी एक विधि नहीं है 55 में? तो ये 55 का जो ऑप्शन है, इसमें सी ऑप्शन है, मानक त्रुटियां जो हैं वो वैलिड नहीं है, बाकी जितने और ऑप्शंस हैं वो करेक्ट हैं। 56 ये भी आपके पेपर में फ़िलहाल नहीं आया है अब तक के कई सालों में। 56 यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है वो देखते हैं। चलिए आइए 56 को पढ़ते हैं, आप लोग भी एक बार पढ़िए क्या दिया है। कह रहा है वस्तुनिष्ठ परीक्षण। वस्तुनिष्ठ परीक्षण वह परीक्षण है जिसमें प्रत्येक परीक्षक किसी प्रश्न के उत्तर या निष्पंदन को देखकर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, एक फाइनल डिसीजन लेते हैं। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी? लेकिन बहुत अच्छी परिभाषा दी, कॉर्नबैक ने, पिलाई ने, बेस्ट ने, इविल ने। हम सभी जानते हैं कॉर्नबैक ने दिया है ये, ठीक है। 56 में ए होगा और बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है फिलहाल के लिए। 57 निम्नलिखित में से कौन अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, संक्षिप्तता।
एक अच्छे परीक्षण की विशेषता के अंतर्गत इसमें कोई ऐसा चीज़ है जो नहीं आता। तो संक्षिप्तता, संक्षिप्त में चीज़ें आप अच्छे से फिर टेस्ट नहीं कर पाएंगे, गलत भी हो सकता है कभी कभी। तो सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ो। जब कोई परीक्षण वही मापता है जो उसके मापन का प्रयोजन होता है तो वह परीक्षण कैसा होता है? प्रामाणिक, विश्वसनीय, वैध और वस्तुनिष्ठ। जब कोई परीक्षण वही मापता है जो उसे मापना है तो वो मापन का प्रयोजन कैसा है? वो वैध होता है, वैलिड होता है कि भाई जो चीज़ें मेज़र करनी है उसी के मापनी के हिसाब से आप उसको मापन करो। ठीक है। 59, कोई परीक्षण उस सीमा तक वैध है जहां तक वह अपने उद्देश्य का मापन करता है। ये कथन किसका है? वैध परीक्षण वही कहा जाता है जो अपनी सीमा के अंतर्गत रहकर मापन कर रहा है। गिलफोर्ड का, फ्रीमैन का, BS वर्मा का, कॉर्नबॉच का। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 59 का आपका ए ऑप्शन सही है, गिलफोर्ड का। 59 में ए जिन्होंने बताया उनका करेक्ट होता है। 60वें प्रश्न पे आते हैं, पुनर्वलन की विधियां हैं। तो पुनर्वलन की कौन कौन सी विधियां? सतत मूल्यांकन पुनर्वलन, मासिक मूल्यांकन पुनर्वलन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 60 के लिए हम सभी जानते हैं कि सी ऑप्शन सही है, सतत मूल्यांकन है पुनर्वलन और मासिक मूल्यांकन में पुनर्वलन। आगे बढ़िए। परिवर्तन प्रकृति का एक नियम है या क्या है? शाश्वत है, निश्चित है, अनिश्चित है, कोई नहीं। तो परिवर्तन जो होता है वो प्रकृति का नियम है, ये तो शाश्वत है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नवाचार का निर्माण किया जाता है। नवाचार का निर्माण कैसे? नैतिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, मनोवैज्ञानिक आधार पर, ये सभी। नई चीज़ों का निर्माण नए तरीके से, नई सोच से। तो हम जानते हैं कि नवाचार के लिए यहाँ पर सी ऑप्शन, मनोवैज्ञानिक तरीकों से जो हम कोई चीज़ कर रहे हैं। वैसे नवाचार का निर्माण फ्रेंड्स ना ये सभी होगा क्योंकि हम हर स्तर से सोच रहे हैं। ठीक है। 62 में डी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी क्योंकि हम हर बार कुछ नया 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 हर पहलू में सोचते हैं। आगे बढ़िए। प्रार्थना स्थल की गतिविधियां हैं। प्रार्थना स्थल की जो गतिविधियां हैं, स्वच्छता, सद्विचार, राष्ट्रीयता, ये सभी। आंसर करिए क्या होगा? प्रार्थना स्थल की गतिविधियां हैं। आंसर बताइए 63। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन सही है, वो है ये सभी। राष्ट्रगति भी, गति नहीं, गीत है आएगा। स्वच्छता भी इसमें शामिल है और सद्विचार भी। आगे बढ़ते इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट। 65 तक करते ताकि एक आंकड़ा हमें याद रहे। फिर यहाँ पे पाठ्यक्रम आगामी क्रियाओं को बांटा जाता है कितने भागों में? 4, 5, 3, 2, 7, 8। तो कह रहा है पाठ्यक्रम आगामी को जो क्रियाएं होती हैं उनको हम कितने में बांटते हैं, क्या करते हैं? तो हम उनको 2 अंगों में बांटते हैं। वो 2 अंग कौन से हैं? नाम बताइए ज़रा। आप लोग गूगल सर्च कर सकते हैं, आप लोग बुक में आपके अलग अलग चीज़ें दी हैं, आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। नेक्स्ट देखिए 65, शिक्षण से तात्पर्य किसका है? सिखाना, पढ़ाना, शिक्षा प्रदान करना, ये सभी। शिक्षण से क्या मतलब है? तो यहाँ पर ये सभी आ जाएगा। इसमें पढ़ना भी आ जाएगा, सिखाना आ जाएगा, प्रदान करना, बताना, ज्ञान मार्गदर्शक करना, सारी चीज़ें। 66, शिक्षण क्या है? शिक्षण एक क्या है? प्रक्रिया है, आपका संबंध है, व्यवहार है, इनमें से कोई नहीं। तो 66 के लिए क्या करेक्ट है? तो ये एक संबंध होता है या संबद्ध प्रतिक्रिया होती है जहाँ पर हम संबंधित चीज़ों को सीखते हैं, चाहे वो बच्चे के किसी भी स्तर से हो। 67, सीखने सिखाने के, शिक्षण सिखाने के लिए क्या चाहिए? प्रेरणा चाहिए, पथ निर्देशन चाहिए, पथ प्रदर्शन चाहिए, ये सभी। आपको किसी को कुछ सिखाना है या बताना है तो आपको उससे संबंधित चीज़ों में क्या क्या चाहिए होगा? तो ये सभी चाहिए। आपको रास्ता पता होना चाहिए, आपका निर्देशन होना चाहिए, आपको गाइडेंस पूरी होनी चाहिए, आपकी प्रेरणा भी उसमें शामिल होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, शिक्षण की जो प्रकृति है वो कैसी है? शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है, शिक्षण निर्देशन प्रक्रिया है, शिक्षण का मापन किया जाता है, ये सभी। 68 भी एक अच्छा प्रश्न है। ठीक है, आप जुड़े हो मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। आज मैं आपको 70 तक आपको यहाँ पर करवाऊंगी, तो यहाँ पर ये सभी आपका सही होगा। ठीक है, एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, निर्देशन है, जिसका मापन भी किया जाता है। 69 है, ये बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन अध्यापन शिक्षक कक्षा में करता है। ये कथन किसका है? अरस्तू का, ह्यूम का, प्लेटो का, रॉस का। 69 फटाफट बताइए क्या होगा? तो बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन अध्यापन शिक्षक कक्षा में करता है, ये रॉस साहब ने कहा है। तो 69 में तीसरा। 70 आइए, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। कल मैंने आपको 30 प्रश्न करवाए थे, आज मैंने आपको 40 टारगेट लिए और 40 तक करवा दिए। कल इसके बाद फिर 40 फिर करके ओवर कर देंगे तो आपकी, ताकि राजन सीरीज़ भी करवा दें फटाफट। ठीक है, चलिए बताइए। व्यापक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन किया जाता है नैतिक मूल्य का, केवल संपत्ति का, शांति शिक्षा का, व्यक्तित्व के सभी पक्षों का। तो हम जानते हैं कि ये ऑप्शन सही है। हम हर पहलू का, हर पक्ष का, हर फील्ड का मूल्यांकन करते हैं, तो व्यापक में ये चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है,
तो फ्रेंड्स आज फाइनल क्वेश्चन 70 तक हम कर रहे हैं, याद रखिएगा, बिल्कुल नहीं भूलिएगा। कल हम फिर इसको करेंगे। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, आपने काफ़ी अच्छे से किया। कल मैंने आपके लिए बहुत छोटी सी क्लास अरेंज की, लेकिन आज मैंने 20 मिनट तक पूरा कवर किया। उम्मीद तो यही है कि आपको समझ में आएगा, काफ़ी हेल्प भी मिली होगी। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको कुछ नया तरीके से समझाएं और बता पाएँ, ताकि आपके रिवीजन, हम नई चीज़ों में नहीं उलझेंगे, जितनी भी चीज़ें हैं पुरानी वही पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में ऐसी ही चीज़ें आने वाली हैं। मिलते हैं फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।